आपके सामने मैं एक बार बुक भी ओपन कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले बुक दिख रहा है सबको, मैसेज कर दो। स्नेल्स लॉ, हाँ उसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट कहलाता है स्नेल्स लॉ। और आगे चल के हम उसी कांस्टेंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपने मैसेज कर दिया कि आपको पीडीएफ दिख रहा है बुक के अकॉर्डिंग। लेट्स लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसके बाद क्या था कॉन्सेप्ट, ये फिगर भी मैंने आपको समझाया था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने कराया था। अब एक नया टर्म आता है जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर? एक नया टॉपिक आपको दिख रहा, बुक में दिख रहा था, उसके बारे में समझा देता हूं कि वो क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी को पता है क्या होता है बच्चों? इसके बारे में पहले पढ़े हो? व्हाट इज थर्ड लॉ? थर्ड लॉ नहीं होता। थर्ड लॉ किसने बता दिया? ठीक है, दो ही होते हैं। मैंने शायद आप लोग के सामने डिस्कस ये करके बताया था कि कुछ बुक में इसको दो, देयर आर टू लॉज होते हैं, और कुछ बुक में मैंने एक दो जगह पढ़ा है कि 3 लॉ भी होते हैं। थर्ड लॉ क्या बोलता है सुन लो, यही जो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, बस यही बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, राइट क्या है बताने का, है ना। मुझे एक जगह दिखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सब लोग प्रेजेंट हो चुके हो ना? 8 ही है बच्चे, टोटल 11 होने चाहिए। कौन नहीं है? प्राची, भक्ति, प्रांजल, आकांक्षा, मधुरा, सारंग, हर्षवर्धन, तुलजा। अच्छा कृष्णा नहीं है, ओके कृष्णा नहीं है। और तुलजा, अच्छा तुलजा नीचे थी। बाकी मधुरा, प्राची, प्रांजल दोनों हैं। चलो ठीक है, 2-3 बच्चे नहीं आ रहे, एक शायद विराज नहीं आया है। और चलो ठीक है फिर, सारंग। चलो तो देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों होता क्या है। पहले तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जो ये बताया गया था ना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। बड़ी क्लासेस में इसी कांस्टेंट की जगह पे इसको ऐसा लिखा रहेगा, कांस्टेंट म्यू। इसी कांस्टेंट को कहते हैं म्यू, और यही म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबलाइज किया गया है एन से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने, सिंबलाइज करने के। कुछ लोग इसको आर आई भी लिख देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ बुक में इसे एन लिखा होता है, कुछ बुक में इसे न्यू लिखा होता है। ठीक है, मैं भी ज्यादातर बुक में न्यू पढ़ा हूँ, लेकिन आपके स्टेट बोर्ड में एन दिया है तो मैं अभी एन लेकर ही पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? मैसेज करते रहेंगे सारे बच्चे। 2 मिनट हो गए, एक भी मैसेज नहीं आया। लास्ट क्लास में 2 मिनट के लिए वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं पूरा सॉल्यूशन बता दिया और बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, कहीं आपको म्यू दिख जाती है मत सोचना कि सर ने तो एन बताया। आपके बुक में एन है, मैं खुद म्यू फॉलो करता हूँ हर बार। बाय डिफॉल्ट भी देखो मैंने म्यू लिख दिया था यहाँ, है ना। तो हमें बुक को भी फॉलो करना है, इसलिए ये सिचुएशन। चलो देखते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सबसे पहले ये कांस्टेंट वैल्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। मैंने बताया था जब आपको पिछला वीडियो याद हो कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में मैं डिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि वहां पर लैटरल शिफ्ट होता है या लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। लाइट को जाना है कहीं और, चला जाता है कहीं और, यस और नो। वो थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है। और मैंने ये भी बताया था कि वो जो शिफ्टिंग होती है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो फिगर कुछ ऐसा था, शॉर्ट में बता देता हूँ। लाइट आ रहा था, एक ऐसे जाता है और एक कैसे जाता है, ऐसे जाता है, दोनों पैरेलल होते हैं। ये था इंसिडेंट रे, इस तरीके से कुछ सिस्टम था, है ना। और ये था अपना इमर्जेंट रे।
ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं और दोनों परपेंडिकुलरली कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि इसी डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कुछ बुक में इसे लिखा होता है, कुछ बुक में इसे लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि इस जो मीडियम है ना, ये ग्लास मीडियम, ये इसकी डेंसिटी कितनी है। पहले तो इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, दूसरा इसकी विड्थ कितनी है। अगर इसकी विड्थ इतनी ज्यादा होती, मान लो है ना, इतनी विड्थ होती, तो जो ये शिफ्ट है ना वो थोड़ा और ज्यादा होता तो ये और ज्यादा होता। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेटरल शिफ्ट है वो मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो मीडियम की डेंसिटी, जो भी है ना स्लैब था उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये तो पहला था। दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि इसकी विड्थ कितनी है। अगर इसकी विड्थ को हम सपोज टी मान ले, ठीक है, तो विड्थ ऑफ स्लैब, विड्थ ऑफ स्लैब। इज इट क्लियर? यहां तक मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी समझाया था, सही है बच्चों? नाउ अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको इसके लिए मैंने इसको क्यों बताया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो अगर उसका डिफिनेशन बता दो तो क्लियर हो जाएगा, मैं भी डिफिनेशन नहीं बताना चाह रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो ना तो दिमाग में क्या सेट होना चाहिए? पहले दिमाग में क्या सेट होना चाहिए बताओ। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा ना, इसका मतलब उस मीडियम की डेंसिटी उतनी ज्यादा है। मतलब डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा होगी। मतलब ये जो मैंने यहाँ पर डेंसिटी लिखा है ना, इसी डेंसिटी को एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह सकते हैं। वैसे रियल में अलग चीज होता है, पहले दिमाग में सेट होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं कि डेंसिटी ज्यादा है। जैसे मैं बोल दूं कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या फिर मिल्क की, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर मिल्क का ज्यादा है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इज इट क्लियर? अब आते हैं मैथमेटिकली उसको डिफाइन करने पे। उसको डिफाइन कैसे करते हैं? कैलकुलेट। उसके कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जो सबसे, यहाँ तक सबको समझ में आया? जो सबसे कॉमन तरीका है वो क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज, समझना ध्यान से, 5 मिनट सुनोगे जिंदगी भर के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ये क्या चक्कर था? तो देखो सपोज ये मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, और जब सेकंड में जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर इसकी डेंसिटी पहले के कंपेयर में ज्यादा है तो इसकी क्या हो जाएगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या होंगे? अलग अलग होंगे, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है? दोनों मीडियम स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। अब बोलोगे कि सर इसको v1/v2 क्यों लिखे? v2/v1 भी लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये रेशियो है, ये भी कोई एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे मैं आपके सामने मैंने जरूर बोल दिया था कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मिल्क की ज्यादा है। हालांकि मेरा ये कहना गलत स्टेटमेंट था, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आपके दिमाग में पहले सेट होने के लिए मैंने ये बोल दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको ये दिमाग में बताना चाहिए चीजें कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, ठीक है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है और हमेशा इसको किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, ठीक है। इवन आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रॉब्लम है। आप लास्ट में एक्सरसाइज में जाओगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी पूछा है, मुझे तो उसका आंसर भी याद है। आंसर उसका 8/9 जा करके देखो अपने टेक्स्ट बुक में। तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट करने को कहा जाएगा? बोलेगा कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो वाटर के रिस्पेक्ट में, या फिर बोल देगा कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट की जाती है। बात समझ में आ गई होगी, मैसेज कर दो यस। अब आते हैं डेफिनेशन पे। ये पूरा का पूरा पेज चला गया समझाने में, एक बार आपके बुक को भी देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफिनेशन बता दिया, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। देखो आपके बुक में एन से डिनोट किया है, मैंने बोला ना। अच्छा चेंज इन डायरेक्शन ये सब छोड़ो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये तो मैंने यहाँ पे बोला।
यहाँ पे मैंने बोला कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसके बाद देखो डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, हालांकि मैं इसको सही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि डायरेक्ट एयर का दे दिया, आइस का दे दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या है। ये है कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, एयर ये सब किसके रिस्पेक्ट में है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। इज इट क्लियर? लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका मतलब यही है। किसी मीडियम का डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। ये जब आपको मैं डिफिनेशन लिखाऊंगा ना तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट लिखा ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एब्सोल्यूट में वैक्यूम होता है। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तब वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पॉसिबल नहीं है, वो मीनिंगलेस होता है। एब्सोल्यूट हम लिख सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना। तो अब वैक्यूम क्या है, चक्कर इसका क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो जल्दी से देखो, इसे डिफाइन इस तरह किया जाता है। लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, v1, एंड मीडियम 2 में स्पीड है v2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू रिस्पेक्ट टू। आई बात समझ में? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बोला गया। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे, इस तरह से बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे ये मीडियम, इसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में कितना है। आई बात समझ में? अगर मुझे मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो मैं बोलूंगा कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा। आई बात समझ में? सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखते हैं। क्लियर हुआ सबको? तो जल्दी से ये जो फिगर आपको दिख रहा है, फिगर को एज इट इज बनाओ। मैं इसको बनाने वाला था, एज इट इज कॉपी करो आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, ये फिगर कॉपी करो, इसके बाद डेफिनेशन लिखाऊंगा उसके नीचे। बुक में एक आध बार रीड करना, ऑलमोस्ट जो मैं पॉइंट बोला होगा वो सारे पॉइंट्स उसमें मिल जाएंगे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बोला होगा। फिगर हो जाए तो मैसेज करना डन। हो गया? डन, वेरी गुड। एक का हो गया तो सबका ही हो गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, इसी के नीचे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना। refractive index is defined as refractive index is defined as comma refractive index is defined as comma ratio of velocity of light ratio of velocity of light in medium 1 in medium 1 to in medium 1 to फास्ट लिखना, मैं सोच सोच के बोल रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज कॉमा द रेशियो ऑफ velocity of light in medium 1 to velocity of light in medium 2। हो गया? बुक वाला भी मत लिखना।
यस, ये एवरग्रीन डिफिनेशन है। इसके बाद हम बुक में वन के रिस्पेक्ट में दूसरे को या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले को कैसे लिखते हैं वो बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ये रिलेटिव टर्म है। तो उसके लिए इसके नीचे फिगर आपने बना ही लिया है सेम, यहाँ पे ऐसे लिखना, उसी के नीचे यहाँ से कॉपी करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, उसी के नीचे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, उसी फिगर के अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज refractive index of medium 2 with respect to medium 1, या इज लिखने की जरूरत नहीं थी, 1, हाँ इज ठीक है, इज कैसे लिखेंगे इसको देखो, n 2 1 ऐसे लिखने का तरीका। इसका मतलब ही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये लिखने का होता है तरीका, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, समझते चलना। अब देखो याद रखो ये यूनिवर्सल रूल नहीं होता है, आगे की बड़ी क्लासेस में जाओगे इसको इस तरीके से भी लिखता है 2 1, इस तरीके से भी लिखता है 2 1, इस तरीके से भी लिखता है 2 1। तो हर बुक में ना बेटा अलग अलग तरीके से दिया होता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। मैं जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करता हूँ, तो अभी आपको इस तरीके से लिखना है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा होगा। लिखते कैसे हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, दो ऑप्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, 2n1 लिखना है कि 1n2 लिखना है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, क्या मैंने बोला, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1 टू velocity of light in medium 2, ये सबने लिख लिया होगा। इसके बाद तो आपको कुछ अलग लिखा हुआ सिंबल मिले दूसरे बुक में तो कंफ्यूज मत होना, आपको अपने बुक को फॉलो करना है। और अगर हमको ये लिखना हो रिफ्रैक्टिव, उसी के नीचे लिखना है, ये तो लिख ही लो, यानी कैसे लिख लो, पहले में स्पीड है v1 और दूसरे में स्पीड है v2, बुक में लिखा हुआ था ना, देखो v1 v2 लिखा है, तो इस तरीके से लिख लो। इसके बाद अगर ऐसे लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, आप लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब 1 का निकालना है, उसको कैसे लिखेंगे, 1 and 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ये मेरे तो एकदम ऐसे याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है, 1 के रिस्पेक्ट में 2 या 2 के रिस्पेक्ट में 1, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, लेकिन ये देखो उल्टा चलता है ना, 1 में निकालना है तो पहली स्पीड दूसरे वाले मीडियम का होगा, यहाँ पे दूसरे वाले का निकालना था तो ऊपर में था 1 वाला, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, एज इट इज कॉपी करो। पढ़ने के लिए तुम कितने भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। इजी चीज है, इजी चीज ज्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है, तो ज्यादा बुक को रेफर मत ही करना, जिस तरीके से मैंने नोट्स में लिखवा दी आपके स्टेट बुक में भी वही दिया है, उसी तरीके से याद करना। दूसरे बुक को उठाओगे 1 and 2 को अलग तरीके से लिख देगा और तुम बैठे बिठाए कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
कॉपी हो जाए मैसेज कर देना डन, फिर मैं आगे कुछ बताऊंगा। ये तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैन वी से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बिल्कुल सही कह सकते हैं सारंग, सब सारे लोग लिख लो नोट करके, बिल्कुल सही लिखा है सारंग। बेटा एक्चुअल में देखो खुद सोचो सारंग, ये डेंसिटी को बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब डेंसिटी ज्यादा। अच्छा डेंसिटी ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होगा, तो ऑब्वियसली ये इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल हुआ ना। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतना कम होगा। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, मैंने एक्सप्लेन पहले किया, आपने लिखा बाद में, है ना सारंग। सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है डेंसिटी। मैंने दिमाग में सेट करने को बोला, लिखना मत ही ऐसा, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम एज डेंसिटी। कुछ चीजें ऐसी होती है कि सिर्फ आपको दिमाग में सेट करनी होती है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो अगर ये याद रखोगे तो स्पीड का ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सब डन करो, क्योंकि देखते देखते आधा घंटा हो गया और मैंने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है। 11th-12th में टीचर 2 मिनट में पढ़ा करके आगे बढ़ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो मान करके चलते कि 9th-10th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। चलो आगे देखो, पर मैं बुक में देख लूँ, शायद आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, अच्छा डायरेक्ट एप्लीकेशन आ गया। चलो मैं एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखवा देता हूँ। आपकी बुक में देखो यहाँ दिया हुआ है, डिफिनीशन तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या होता है ये समझा देता हूँ, इसको भी लिख लो आप लोग। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बेटा अभी सिचुएशन क्या थी कि मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2 यही होता था, या फिर ऐसा बोल लो अगर इधर से रे जा रहा है मीडियम 2 मीडियम 1, है ना। इसकी बात करेंगे, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो इसकी स्पीड ऊपर होगी, इसकी स्पीड नीचे होगी। अगर इसका निकालेंगे तो इसका स्पीड ऊपर होगा, इसका स्पीड नीचे होगा। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड, पहले लिख लो अपने आप समझ में आ जाएगा, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to speed of light in medium। मतलब ये किसी भी मीडियम की बात कर रहा है ना। लेकिन ये न्यूमरेटर में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब अगर शॉर्ट में बोला जाए, पूरा लिखना है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, सॉरी नहीं, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से लिख दिया, मीडियम और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। थोड़ा सा लिखते लिखते मेरे दिमाग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चल रहा था। सो इन वैक्यूम, मैं एक बार रीड कर लूँ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आप सही है, ये समझ में आया बेटा। मतलब किसी भी मीडियम की बात कर रहा है, यहाँ 2 मीडियम नहीं, यहाँ मीडियम एक ही है, लेकिन उस मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। हम सब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम 3 × 10⁸, है ना। तो वैक्यूम से अगर कंपेयर किया जाए, वैक्यूम के कंपेयर में किसी भी मीडियम का, तो वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि आपके सामने जो बुक में चार्ट दिया हुआ था, मैसेज करते रहो सारे बच्चे,
आपके बुक में जो चार्ट दिया था, देखो मैंने उस अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जैसे दिया एयर, तो एयर का लगभग वैक्यूम के बराबर ही होता है, तो देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा 3×10⁸ और एयर का भी उतना ही होता है, तो दोनों डिवाइड होगा तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आइस का निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन आइस, और उनके रेशियो को निकालेंगे तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वाटर का कैलकुलेट करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और वो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अल्कोहल का निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल। उस तरीके से सॉल्व करके सब में स्पीड निकाल करके सॉल्व करके ये वैल्यू दिया हुआ है। इज इट क्लियर? आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लेना, एक एयर 1, वाटर 1.33 और एक ग्लास होगा, ग्लास, एक बेंजीन नहीं, एक ग्लास होगा 1.5। अच्छा इन्होंने नहीं दिया है, चलो एक ग्लास लिख लेना और एक डायमंड लिखना। डायमंड में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, डायमंड से ज्यादा किसी का नहीं होता, ठीक है। अब 2-3 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना, कौन कौन सा, एक तो रखना वाटर का होता है 4/3 या फिर 1.33। मैं तो ये याद कराता हूँ, सॉल्व करने में न्यूमेरिकल बड़ी आसानी होती है। यार आई शुड मीडियम कौन वैक्यूम, नो नो नो, नहीं बेटा वो फिर उल्टा हो जाएगा, तुल जा, इसका रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट देखो चीजें हिडन होती है ना कुछ, एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कि आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो आप वैक्यूम का निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, है ना। ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। देखो वाटर का होता है 4/3, ग्लास का होता है 3/2, ऑलमोस्ट 1.5। आपको ये भी याद रखना है ना। और एक रखना है डायमंड का मैक्सिमम होता है, डायमंड का क्या होता है, मैक्सिमम। बाकी चार्ट में और दिया है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद कर लो तो अच्छा है, अगर फालतू का टाइम तुम्हारे पास है तो। बाकी उस टेबल में किसी का याद मत करना। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़े। ठीक है, फिर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बच्चों इतना ही था, उसमें और के कॉन्सेप्ट तो बताने लायक था नहीं। फिर भी थोड़ा सा मैं अपने तरफ से कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देखो ये नोट करके लिखना, ये चीजें तुम्हारे बुक में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखो यहाँ नोट, अगर यहाँ पे 3 मीडियम हो, देखो मीडियम 1, अभी मीडियम 2 लो, ये है आपका मीडियम 1, ये है मीडियम 2, ये है मीडियम 3 और अगेन ये है मीडियम 1। यस और नो? समझ में आ रहा है? इस तरीके से बना लो ना, इसको इस तरीके से बना सकते हो, इसको इस तरीके से बना सकते हो, और ये ऐसे ही रहेगा ब्लैंक। समझ जाना, लेकिन थोड़ा बनाएंगे तो फिगर अजीब लगेगा, इसलिए मैं ऐसे ही रहने देता हूँ प्लेन। देखना ये सबको दिख रहा है। सिस्टम क्या होता है, मैंने जो स्टेप बताया था, देखो मैंने एक चीज बताया ना कि जब रे आती है एक स्लैब से टकराती है तो बाद में अपनी इनिशियल का पैरेलल हो जाता है। अच्छा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, मैंने बोला डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक्चुअल में जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो ये नहीं पूछता है, देखो डेंसिटी नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? पूछेगा कि जो लैटरल शिफ्ट है या लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो आंसर लिखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड विड्थ ऑफ स्लैब। इज इट क्लियर? मैंने स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए डेंसिटी लिख दिया था, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ नोट देखो, अच्छा अगर मैं सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, ध्यान दो मीडियम 2 का, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2n1, यस और नो। और स्पीड ऑफ लाइट इन 1, देखो 1 में मान लो कि v1 है, सेकंड में है स्पीड ऑफ लाइट v2, थर्ड में है मान लो v3, और फिर से 1 में जाएगा तो हो जाएगी v1। एग्री? सबको समझ में आ रही होगी स्टेप? आप लोग स्केल्स इसको थोड़ा स्ट्रेट बना लेना, मेरा थोड़ा सा कर्व हो गया, समझते चलना। अगर 2 in 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो v1/v2। एग्री? अच्छा अगर 3 के रिस्पेक्ट पे 2 को निकालो तो कैसे लिखेंगे, देखो 3n2, आप लोग बताओ क्या होगा,
3n2 क्या होगा? समझो कि नीट लेवल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, इससे आपके एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 3n2 क्या हो जाएगा? V2 अपॉन V3, बिल्कुल सही। जिन भी बच्चों ने लिखा है वो सही है। नाउ 3n1 कितना हो जाएगा? 3n1 अच्छा सॉरी 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 1 to 2 लिखना चाहिए ना, ऑर्डर में चल रहे हैं। देखो पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा, दूसरे के रिस्पेक्ट में तीसरा, तो तीसरे के रिस्पेक्ट में पहला, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना 1n3। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ हाँ सही सही है। देखो हाँ, तीनों को प्रोडक्ट करो, यानी पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा, दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला, ठीक है, तीसरे के रिस्पेक्ट में दूसरा, है ना, एंड पहले के रिस्पेक्ट में तीसरे के रिस्पेक्ट में पहला। गलत लिख रहा हूँ, 2 1 3 2 1 3 1 2 2 3 3 1 सही है। इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v3 इंटू v3 अपॉन v1। हाँ बिल्कुल सही, 1। इस 1 का मतलब पता है क्या होता है? ये पूरे मीडियम को जब हमने कैलकुलेट किया तो लाइट जो स्टार्टिंग में जिस मीडियम पे था अंत में उसी मीडियम में आ गया, यस और नो? तो बीच में मीडियम चाहे कितना भी हो, इसीलिए तो पहले वाली लाइट की रे और ये सेकंड वाला लाइट है वो दोनों आगे चल के क्या हो जाता है, पैरेलल, इसीलिए दोनों पैरेलल हो जाता है। आई बात समझ में कि लाइट कहीं भी मुड़ के एक कहावत है हिंदी में भी बोला जाता है, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना? तो देखो ये लाइट कहाँ था, मान के चलो कि एयर में था, फाइनली वो 2-3 मीडियम से होते हुए कहाँ पे आया, उसी मीडियम में आ गया। तो मीडियम चाहे जितना ले लो, जब अपने मीडियम आएगा तो पहले वाले की ये पैरेलल ही हो जाएगा, वो रिजल्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये 3 मीडियम हो, 4 मीडियम हो, 10 मीडियम हो, 20 मीडियम हो, 50 मीडियम हो, मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। बेटा कुछ नहीं, मैंने जैसे एक स्लैब होता था ना, मैंने 2-2 मीडियम बीच में ले लिया। एक तो मीडियम ये था मीडियम 1, अभी तक हम सिर्फ 2 मीडियम लेते थे, यहाँ हमने 3 मीडियम लिया, यहाँ 2 मीडियम लिया, यहाँ 3 मीडियम लिया, और ये फिर से ऑब्वियसली एयर में आ गया था। एयर से सपोज करो कि ये एयर है, मान के चलो ये वाटर है, ये ग्लास है, ग्लास ऊपर ले लो, ग्लास के अंदर वाटर होता है ना, वाटर है और नीचे फिर एयर है, इस तरह की सिचुएशन है। तो ये तो तीनों आपको पता है कि तीनों होगा, आप लोगों ने आंसर बताया है। अगर हम तीनों को प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ये निकाले, इसका यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट, वो हमेशा 1 आता है। ये 1 आने का मतलब है कि एयर में था, फाइनली वो बहुत सारे मीडियम से होते हुए वापस वो कहाँ पे आ गया, एयर में ही आ गया। यानी जो उसका स्टार्टिंग में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, अभी भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है। ये इसका मतलब हुआ। ये 3 नहीं है, कितने भी मीडियम हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो एक दूसरे के ऊपर लाइन से, अगर ऑर्डर वाइज चलोगे सबका प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर होता है। अच्छा, इसे एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो ये नोट 1 था, एक नोट 2 लिख लो। अच्छा 2n1 तो था v1 बाई v2, 1n2 क्या, सॉरी 1n2 क्या होगा बताओ मुझे? अगर 1n2 बोला जाए तो क्या हो जाएगा, v2 बाई v1, एग्री? एग्री बच्चों? यस? तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? सो कैन वी से दैट 2n1 is reciprocal of 1n2? यस, बिल्कुल सही, यही तो आपका कॉन्सेप्ट है। चलो जल्दी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक आपका न्यूमेरिकल है, वो बुक का वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद सीधे एप्लीकेशन आ गया, रिफ्रैक्शन में और कुछ नहीं पढ़ना। लेंस है अगला चैप्टर, यहाँ से ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार है, ये तो आपको 5-5 मिनट में समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं मैं, ठीक है? आप लोग इतने मैच्योर हो कि उसको आप अच्छे से खुद से स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हो। मैं सारे पॉइंट सिर्फ समझाऊंगा और कुछ नहीं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी समझाऊंगा, ये सब सारी चीजें आएंगी। और लास्ट में ये लास्ट टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और चलो जल्दी से
सॉल्व मत सॉल्यूशन मत देखना बेटा, आप लोग सिर्फ ना, एक मिनट रुको रुको रुको, मैंने हिडन कर दिया, कोई बुक ओपन नहीं करेगा। क्वेश्चन देखो, पहला है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36, ठीक है ना, इन्होंने 1.36 दे दिया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, कैलकुलेट करके बताओ तो, निकाल सकते हो? वैसे आपको पता है कि फॉर्मूले में 3 वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल दिए होना चाहिए, तो एक वेरिएबल ऑलरेडी दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो बेटा? सॉल्व करो सब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। बुक आपके सामने है। टू इंटू 10⁸ 2, मुझे नहीं लगता ये सही होगा, हो भी सकता है, देखते हैं। 2.2, हाँ ये हो सकता है, 2.2 हो सकता है, ठीक है। ये किसने बताया? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अप्रॉक्स, हाँ सारंग आपका नहीं, 2 थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, 1-2 डिजिट तक आपको करना पड़ेगा सारंग, है ना, ये 2 ग्लास का होता है, मुझे याद था ना, 2 ग्लास का होता है, तो फिर ग्लास और वाटर का सेम नहीं हो सकता ना, वो भी देखता हूँ, मुझे 2.2 भी श्योर नहीं है, मैं आंसर थोड़ी 2.21, ठीक है ना, 2 डिजिट तक कैलकुलेट करो। सेकंड वाला करो, गर्ल्स आप लोग से बना, गर्ल्स, या फिर मैं बता दूं, मुझसे सॉल्यूशन चाहते हो तो मैसेज लिखो कि सर आप बताओ। आप लोग सॉल्व कर रहे हो या बैठे हो, बता दो। कर रहे हो तो मैं भी इंतजार करूँ, नहीं कर रहे हो तो बोलो कि सर स्किप करिए, आगे बढ़िए, या फिर आप बताओ, कुछ तो लिखो आप लोग। गर्ल्स में से किसी का भी आंसर नहीं आया प्लीज। तुलजा, तुम तो न्यूमेरिकल करती हो अच्छे से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुलजा पहले करेगी, हाँ देखो करिए, लेकिन 2.21 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली आपका सही है, वेरी गुड तुलजा। बाकी के गर्ल्स क्या कर रहे हैं? 2.205, ठीक है, अब यही होगा, हो सकता है बुक में भी गलत दिया हो 2.21।
सेकंड करो, सेकंड एग्जांपल 2, तुरंत टॉपिक पढ़े हो तो उसे न्यूमेरिकल रिलेटेड बन जाता है, बाद में भूल जाते हो आप लोग कॉन्सेप्ट, है ना। अच्छा क्वेश्चन एक ही है जो आपके एक्सरसाइज में है नीचे, अनसॉल्व्ड है वो, ये आप लोग से बन जाएगा, इसमें दिमाग क्यों लगाना, सबसे बन जाएगा। 2 देखो सबका आ गया। एक और ऑब्जेक्टिव में भी है, उसे भी सॉल्व करना। ये देखो आंसर, बोला था मैंने 9/8 या 8/9 आंसर था कुछ। तो ये बच्चे जब भी सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन करो तो आप लोग से बनता है कि नहीं। फोर्थ का सेकंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ का सेकंड सबका सही है, सेकंड न्यूमेरिकल सबका सही, सबका आंसर 2 आ गया, वेरी गुड। और बस फोर्थ का बी कर दो, मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन प्लीज आंसर देख के बस मत करना, अगर बने तो ही बोलना। इसमें सिर्फ आंसर गलती कहाँ आती है बच्चों से, किसी का आंसर आता है 8/9 और किसी का आंसर आता है 9/8, और बच्चे इसी में गलती करते हैं। मैं क्लास में जब देता हूँ तो 50% बच्चों के आंसर आते हैं 8/9 और 50% के आते हैं 9/8। अगर आप लोग के 9/8 आ रहे हैं मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और 8/9 आने का मतलब कि आपने पढ़ा है, समझ में भी आया है, लेकिन थोड़ा सा आपका इम्प्लीमेंटेशन गलत है, ठीक है। अगर 8/9 आता है तो थोड़ा सा खुद को जज करो। आ, 5 बजे से मैथ्स में जो भी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं उनका डेमो क्लास होगा, ठीक है। 5 बजे से आप लोग यहाँ पे लॉग आउट हो जाना, और मैथ्स वाला जो लिंक भेजा था उस पर जाकर के आप लोग आना, ठीक है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट लिंक है, इस पे मैथ्स नहीं होगा, मैथ्स के लिए आपको उसी चैनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। बना आप लोगों से बेटा आप लोग प्लीज कुछ भी मैसेज करो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ क्या। हाँ आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करो, टाइम हो चुका है, मुझे मैथ्स के लिए भी लॉगिन करना है। अच्छा मैथ्स थोड़ा लेट भी हो जाएगा, आप लोग करो सॉल्व। प्लीज सॉल्व फोर्थ बी। अच्छा मैं ही सॉल्व करूं, वाओ, तो सब मेरे पे थोप दिए है ना। मुझे तो लगा कि आप लोग का 8/9 आएगा। 8/9 देखो आया ना, मैंने बोला ना तुलजा, 8/9 आने का मतलब कि आपने समझा, लेकिन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्लास में भी ऐसा ही होता है जब इस न्यूमेरिकल को किया जाए तो। देखो
इसी में समझाता हूँ, उसी से आप लोग करो ना, मुझे क्यों करवा रहे हो। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, ग्लास का मतलब है, समझना ध्यान से, ग्लास का दिया 3/2, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, सीखना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू दिया है 3/2, इट मीन्स, इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यस और नो? आई बात समझ में? नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, समझना ध्यान से, इसका मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन इसका दिया होगा 4/3, यानी ये है आपका वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हाँ या ना? या तो मैसेज करो हाँ या ना। आपको क्या निकालना है, अपना समझना स्टेटमेंट बहुत ध्यान से, यही गलती होती है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ध्यान देना, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपको निकालना है ना, आपको निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इट मींस वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। हाँ या ना? हाँ या ना? मान लो कि वाटर, लिसन, ग्लास का जो वेलोसिटी है ये है v2 और इसका वैक्यूम का था v, और यहाँ वैक्यूम का v था, वाटर का था सपोज v3 था। हाँ या ना? तो एक तरह से हमको क्या निकालना है, ध्यान दो, अगर दोनों साइड हम v से ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड दे दें, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं v अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन v अपॉन vg? हाँ या ना? तरीके अपने हैं, ठीक है, कोई भी तरीके से कर सकते हो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस और नो? नो, हाँ लिख सकते हैं, नहीं 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 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी अपॉन वी, ये लिख सकते हैं क्या, बोलो जल्दी। वी डब्ल्यू को हमने क्या लिया था, वाटर को v3, यानी v3/v अपॉन v2 अपॉन v। अच्छा v3/v क्या है, v3/v क्या है, 3/4। अच्छा ये कितना है, v/v2 कितना होगा, 2/3, मल्टीप्लाई करो 9/8। समझ में आया बेटा? इसके 3-4 तरीके से कर सकते हैं, एक ये करो, चाहोगे तो एक मैं अगली क्लास में एक और तरीके से बता दूंगा। इसको मिटा दो, पता नहीं मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया था। बेटा समझ में आया कि नहीं, बता दो। दोनों साइड v से डिवाइड करो ना। क्लियर हुआ सबका? सारंग को समझ में आया? तुलजा आपको समझ में आया? सबका बनना चाहिए, एक ही कंफ्यूजन समझ में नहीं आया। चलो फिर देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन व्हाई डू वी रेसिप्रोकल। बेटा लो ना, इसको सॉल्व करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा ना, इसलिए मैंने किया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई थी। तरीके बहुत हैं, देखो इसको वन लो, एक और तरीके से करता हूँ, सेकंड मेथड समझो। सेकंड मेथड, मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को v1 लिया हूँ, ग्लास को v2 लिया हूँ, वाटर को v3 लिया हूँ। देखो तो क्या v1 अपॉन v2 3/2 दिया हुआ है, हाँ या ना? ये मैंने लिया वैक्यूम, v2 लिया मैंने ग्लास और v3 लिया मैंने वाटर, हाँ या ना? अब बताओ क्या v1/v2 3 दिया हुआ है, यस और नो? क्या v1 अपॉन v3 4/3 दिया हुआ है, यस और नो? हमें निकालना है, ध्यान दो, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही तो स्टेटमेंट बनाना है। इसका मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपोजिट आता है ना, तो वाटर का कितना मैंने लिया है, v3 अपॉन v2, हमें ये कैलकुलेट करना है, हाँ या ना? एक काम करो ना, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 से 2 को डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाई 2, अगर 1 से 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, v1/v2 अपॉन v1/v3, हाँ या ना? करके देखो तो कितना आ रहा है, v1/v2 v1/v3, हाँ या ना? तो v3/v2 v3/v2, ध्यान देना। अच्छा v1/v2 कितना दिया है, 3/2, और v1/v3 कितना दिया हुआ था, 4/3, हाँ या ना? तो v1/v3 इसको भी सॉल्व करो, तो v3/v2 कितना आ रहा है आप बताओ, 9/8 आया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, v3/v2, तो 9/8 नहीं आएगा क्या?
अब बोलो ये सेकंड मेथड है सॉल्व करने का, एक आध मेथड और बता देंगे अगली क्लास में। तुलजा आपको समझ में आया? बेटा हर्षवर्धन, रेसिप्रोकल करना कोई रूल नहीं था, हमारे पास ये चीजें गिवन है, और मैथमेटिक्स में आपके पास हजारों तरीके, आप किसी तरीके से करो। मैंने अपने मन से देखो ये तरीका लिया, ये तो है कि जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतने तरीके आएंगे समझ में, है ना। ये मैंने तरीका लिया, देखा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने फिर आपको एक और तरीके बता दिए। बस कंफ्यूजन यहाँ बच्चों को आती है, सिर्फ कंफ्यूजन यहाँ पे आती है, V2 by V2, V3 by V2 लें कि V2 by V3 लें, आंसर 8/9 लेंगे या 9/8 लेंगे, इसी में कंफ्यूजन होता है, मैंने बार बार बोला है। तो चलो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको ज्वाइन करना है वो मैथ्स 5-10 मिनट के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, 5 मिनट के बाद ही, ठीक है। तो फिजिक्स की क्लास आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगली क्लास में ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।